हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए। CH-256 अंश की ऑफर और शौर्य का चैलेंज। शौर्य ने उस भ्रष्ट पुलिस वाले को ठिकाने लगा दिया था। इधर अद्विका ने भी वंश सेठी को अच्छे से चमका दिया था। अब इस वक्त शौर्य एमएलए के ऑफिस के बाहर चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीते हुए ऑफिस के अंदर आते जाते लोगों को देख रहा था। शौर्य को आज काम भी ढूंढना था, तो उसने रेकी करने के बाद काम ढूंढने के लिए निकल गया। आज पूरे शहर में बालिया भाई के खूनी की तस्वीरें पूरे शहर में चिपकाई जा रही थी, पर कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। उन तस्वीरों के सामने शौर्य आकर भी खड़ा हो जाए तो उसे वो लोग पहचान नहीं पाएंगे। इसका कारण था शौर्य ने बनाया हुआ भेष। शौर्य ने अपने चेहरे की बनावट को ही पूरी तरह से बदल दिया था। इधर एमएलए इंस्पेक्टर शिंदे को सुबह से फोन पर फोन लगाए जा रहा था, पर उसका फोन लग नहीं रहा था। एमएलए परेशान हो गया था। उसने गुस्से से अपना फोन पटक दिया। इधर शौर्य भी वापस आंगनवाड़ी पर जाकर उसने पहले बच्चों को घर पर लाया और वापस काम के लिए निकल गया। शौर्य वैसे भी अपने लिए कोई फिक्स जॉब नहीं ढूंढना चाहता था। फिलहाल उसका लक्ष्य सिर्फ उन बड़े बड़े नेक्सस को खत्म करना था जो इस तरह से एक के ऊपर एक बैठकर समाज में अराजकता को फैला रहे थे। शौर्य अपने लिए काम ढूंढने आज वापस निकल गया। जब वह गोदाम पहुंचा तो आज वहां के हमाल बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने खुशी से शौर्य को बताया कि बालिया भाई का खात्मा होने की वजह से उसके गुंडे अब घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। ये सुनकर शौर्य को बड़ी खुशी हुई। जब उसने काम के बारे में पूछा तो पता चला कि आज गोदाम में कोई काम नहीं था। शौर्य फिर मिलेंगे कहकर वहां से निकल गया। शौर्य सरकारी गोदाम के इलाके से बाहर निकलकर अपने कॉलेज के पास पहुंच गया। आज भी उसका कॉलेज अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था, पर तभी उसने देखा कि कॉलेज के गेट पर कई सारे मजनू लड़कियों को ताड़ने खड़े थे। वहीं कॉलेज के गेट के बाहर एक हुडलेस जीप खड़ी थी। उस जीप में कई सारे गुंडों की तरह दिखाने वाले लड़के बैठे थे। शौर्य ने उन्हें ध्यान से देखा, पर बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। तभी गेट से एक लड़की हाथ में किताबें और अपनी बैग को सीने से लगाए दौड़कर बाहर आए और उसके पीछे चार गुंडों जैसे लड़के भाग रहे थे। उस लड़की ने तेजी से गेट के बाहर दौड़ रही गाड़ियों को छकाते हुए रोड को पार कर लिया और सामने के गली के अंदर चली गई। शौर्य वहीं खड़े रहकर ये सब देख रहा था। वो लड़के भी उस लड़की के पीछे गली से अंदर चले गए। शौर्य ने जब ये देखा कि उस गली के अंदर काफी अंधेरा है तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। शौर्य तुरंत उस गली के अंदर चला गया तो देखा कि उन लड़कों में से एक लड़का उस लड़की के बालों को पकड़कर उसे गंदी गंदी गालियां देते हुए खींच रहा था। साली दो कौड़ी की तेरी औकात नहीं और तू प्रकाश भाई को मना कर रही है। तेरी जैसी कितनी लड़कियों को प्रकाश भाई ने आज तक खुश कर दिया है, अब तू भी थोड़ा खुश हो ले। इतना कहकर वह गुंडा उस लड़की को बाल पकड़कर गली से बाहर ले जाने के लिए मुड़ा, पर जैसे उसने अपने सामने का नजारा देखा उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसके साथ आया हर एक लड़के का सिर गली के अंदर बनी दीवार के अंदर धंसा दिया गया था और उनके शरीर दीवार से लटक रहे थे। उनके शरीर से खून पानी की तरह बाहर निकल रहा था। ये देखकर ही उस आदमी का गला सूख गया था और उसे किसी अनजान खतरे का एहसास होने लगा। इतनी देर से जो लड़की खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी, उसने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो सामने का नजारा देखा और उसकी चीखें निकल गई। चिनकी इतनी जोरदार थी कि रास्ते पर जा रहे लोगों ने भी मुड़कर उस तरफ एक बार देखा, पर कोई भी उसे देखने के लिए नहीं रुका। दरअसल ये गली कॉलेज के लड़कियों की कब्र थी। इस गली से आज तक कोई लड़की जिंदा वापस नहीं निकल पाई थी, क्योंकि हर बार कोई लड़की कॉलेज के गुंडों से खुद को बचाते हुए भागती थी तो वहां दूसरी कोई जगह उन्हें नहीं मिलती थी और ज्यादातर बार वो लड़कियां इसी गली के अंदर चली जाती थी। इस वक्त गली के अंदर का नजारा बहुत ही खतरनाक और डरावना था। उस लड़के के हाथ की पकड़ उस लड़की के बालों से अपने आप ढीली हो गई। यही मौका देखकर वह लड़की चिल्लाते हुए बाहर आ गई। खून खून, अंदर खून हुआ है, जल्दी आओ, अंदर खून हुआ है। ये सुनकर आसपास के लोग अब धीरे धीरे रुकने लगे और अंदर झांक कर देखने लगे। गली काफी लंबी और संकर थी, जिस वजह से बाहर के लोगों को अंदर क्या हो रहा है ये साफ दिख नहीं रहा था। तभी सभी ने एक लड़के की दर्दनाक चीख सुनी और उसके बाद उसकी चीख बंद हो गई।
कुछ हिम्मतवान लोग तुरंत अंदर भागे और मोबाइल की लाइट लगाकर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का अपना सिर झुकाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। लेकिन वहां देखने आए एक आदमी ने उस लड़के को छुआ तो वह तुरंत लुढ़क कर नीचे गिर गया। उस लड़के के दोनों पैरों के बीच से एक लोहे की लंबी रॉड घुसाई थी जो उसके गर्दन के पीछे के हिस्से से बाहर आ गई थी। इतनी दर्दनाक मौत तो इन लोगों ने किसी फिल्म में भी नहीं देखी थी। तभी वहां आए लोगों की नजर दीवार में धंस चुके लाशों पर गई। उन लाशों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उनके अंदर से खून निचोड़े हुए कपड़ों की तरह रिस रहा था। कॉलेज के सामने हुई इस निर्मम हत्याओं की वजह से पूरा कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। पुलिस वालों ने खोजबीन करना शुरू किया। इधर इन सभी बातों का करता धरता उस सनकरी गली से भीड़ से होकर बाहर आ चुका था और मुस्कुराते हुए वहां से दूर चला जा रहा था। लगता है मुझे जल्द ही कॉलेज आना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो और कितने मासूम लोग इनका शिकार हो जाएंगे। यही सोचते हुए शौर्य रास्ते से चलते हुए एक नाके के ऊपर पहुंच गया। यहाँ आकर उसने आसपास की जगहों पर बने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स देखा और सोचने लगा कि क्या यहाँ उसे कोई नौकरी मिल जाएगी। ऐसे ही सोचते हुए वह एक होटल के अंदर चला गया। इस वक्त शौर्य ने अपने चेहरे को थोड़ा बदल रखा था। उसने जाते ही पूछताछ करके काम के बारे में पूछा तो होटल के मालिक ने डिलीवरी बॉय की नौकरी का ऑफर दिया। पर शौर्य ने उन्हें उसके पास कोई बाइक ना होने की बात बताई तो उन्होंने होटल की एक बाइक शौर्य को दे दी और खाना डिलीवर करने का काम दे दिया। शौर्य के लिए ये काम समाज के उन लोगों के पास पहुंचने का सबसे अच्छा जरिए था जिसके माध्यम से वो समाज के अंदरूनी नेटवर्क को अच्छे से समझ सकता था। शौर्य ने उस काम को तुरंत स्वीकार किया और अपने काम पर लग गया। आज एक दिन उसे सिर्फ ये काम फुल टाइम के लिए करना था, लेकिन कल से उसका काम सिर्फ सुबह और शाम के दरमियान ही होने वाला था। इधर हॉस्पिटल के अंदर वंश सेठी आज अद्विका पर नजर रखे हुए था। उसने आज अद्विका के साथ बात करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने अपने आदमियों से बोलकर अद्विका की पूरी जानकारी निकाल ली थी। दोपहर को लंच टाइम के दौरान अद्विका अपने केबिन में ही बैठकर अपना काम कर रही थी। वंश ने जब देखा कि हॉस्पिटल का सारा स्टाफ खाना खाने चला गया है पर अद्विका अकेली केबिन के अंदर बैठी है तो इसी बात का फायदा उठाते हुए वंश तेजी से उसके केबिन के अंदर बिना दरवाजा नॉक किए अंदर आ गया। अद्विका उसकी इस हरकत से थोड़ा चौंक गई और अपनी जगह से तुरंत खड़ी हो गई। डॉक्टर वंश, ये क्या हरकत है? आप ऐसे इस वक्त मेरी केबिन में क्यों आए हैं? ये सुनकर वंश ने अपने सामने की कुर्सी खींची और अद्विका के सामने पैर पर पैर रख दिया। फिर उसने अद्विका को सरसरी निगाहों से देखते हुए बोला, डॉक्टर अद्विका रिलैक्स, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। ये सुनकर अद्विका ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर बात करनी हो तो सबके सामने कहो, ऐसे चोरों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो? ये सुनकर वंश ठहाका मारकर हंसने लगा और बोला, आप अच्छा मजाक करती है। अगर आपके साथ मैं में बात सबके सामने करूंगा तो आपकी और मेरी दोनों की क्या इज्जत रह जाएगी। इतना कहते हुए वंश कुटिलता से मुस्कुराने लगा। तभी अद्विका उसे वार्निंग देते हुए बोली, डॉक्टर वंश, लगता है आप अपनी हद भूल रहे हैं। अगर आप अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वंश अपनी बात कहने लगा, डॉक्टर अद्विका, मुझे अच्छे से पता है कि आपके घर पर आपके अपने 4 बच्चे और एक बेरोजगार पति है। मुझे तो ये भी पता चला है कि आपका पति एक अनपढ़ लड़का है जो पिछले 2 दिनों से शहर में दर दर काम मांगते हुए भटक रहा है। अगर मैं चाहूं तो मैं आपकी जिंदगी बदल सकता हूं। बस तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जिसका तुमने सपने में भी विचार नहीं किया होगा। ये सुनकर अद्विका के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आए और तभी उसके केबिन पर नॉक हुआ और एक लड़का कैप पहनकर अंदर आया और बोला, मैडम, आपका ऑर्डर आया है। ये सुनकर अद्विका हंसते हुए बोली, पतिदेव, इसे लगता है कि मैं अगर उसकी हो जाती हूँ तो ये मुझे जो चाहिए वो दे सकता है और तुम्हें भी एक अच्छी नौकरी भी दे देगा। क्या लगता है आपको? अद्विका की बात सुनकर वंश को कुछ भी समझ नहीं आया और वो पीछे पलट गया। उसके सामने बाल्या भाई का कातिल खड़ा था जिसकी तस्वीर उसने पूरे शहर में देखी थी। उसे देखकर अचानक वंश की धड़कन तेज हो गई। वो तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हुआ और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा पर तभी उससे उस लड़के की आवाज आई, लगता है तुम्हें अपनी दौलत पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम मुझे ये साबित कर दो कि तुम अपने पैसे से खुद को ठीक कर पाओगे तो मैं तुम्हारी शर्त पर कुछ सोचूंगा। इतना कहकर शौर्य ने अपनी उंगली से वंश के शरीर पर चुभा दी और अगले ही पल वंश दर्द में बिलख उठा। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था।
अद्विका आगे बढ़ी और वंश को पीछे से पकड़ते हुए बोली, डॉक्टर वंश चलिए, मेरे पति ने आपको एक मौका दिया है, जाओ और खुद को अपने पैसों से ठीक करके बताओ। इतना कहते ही अद्विका ने उसके कमर पर लात मार दी। अद्विका की लात पड़ते ही वंश उड़कर दरवाजे से बाहर जाकर गिर गया और हड़बड़ाते हुए अपना सीना पकड़कर दौड़ने लगा। अद्विका ने फिर शौर्य के हाथ से खाना लिया और मुस्कुराते हुए बोली, पतिदेव अब आप फूड डिलीवरी भी करने लगे। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और हाथ में पकड़ा हुआ खाने का पैकेट अद्विका के हाथों में दे दिया और उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, लगता है तुम इस हॉस्पिटल में जल्द ही तबाही लाने वाली हो, पर ध्यान रखना कि ज्यादा शोर ना हो। इतना कहकर शौर्य वहां से निकल गया। उसके जाते ही अद्विका वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई और काजू को फिर एक बार उलट पलट कर देखने लगी। ये सब हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स थे और वो उसमें 2 दिनों से कुछ ढूंढ रही थी। अद्विका ने गुस्से से हाथ की फाइल्स को टेबल पर पटक दिया और बोली, ये लोग मेरी उम्मीद से भी ज्यादा शातिर निकले। इन्होंने उस जानलेवा एक्सपेरिमेंट का कोई रिकॉर्ड पीछे नहीं छोड़ा। अद्विका जिस दिन इस हॉस्पिटल में नौकरी ढूंढते हुए आई थी, उस दिन उसकी मुलाकात एक जोड़े से हुई जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया था। वो पिछले 2 दिनों से हॉस्पिटल प्रशासन से मौत की वजह जानने की कोशिश कर रहे थे, मगर हॉस्पिटल प्रशासन ने उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें ये कहकर बाहर निकाल दिया कि उनका बच्चा इस हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं था। इस वजह से उस जोड़े ने पुलिस के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई, तो वहां भी उन्हें किसी ने नहीं सुना और उन्हें भगा दिया। इन सभी का कारण इस हॉस्पिटल के मालिक अजित सेठी और उसके पीछे खड़ी एक फार्मा कंपनी थी। ये फार्मा कंपनी दवाइयों के इलीगल तरीके से एक्सपेरिमेंट करती थी और ये बच्चा भी इसका शिकार हो गया था। ऐसी घटनाएं इस हॉस्पिटल के अंदर एकदम आम थी और ये बात अद्विका को समझने में देर नहीं लगी। इसीलिए इस घटना की गहराई से जांच करने के लिए अद्विका ने इसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करने का निर्णय लिया और जब से वो यहाँ आई थी वो सिर्फ उस बच्चे के एडमिशन रिकॉर्ड्स को ढूंढ रही थी, पर उसे कोई भी एविडेंस नहीं मिला। आज भी अद्विका इसी बात का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। उसे इस मेडिसिन माफिया को बेनकाब करना था, पर उसके रास्ते में वंश जैसा ठरकी इंसान बार बार बीच में आ रहा था। वहीं उस हॉस्पिटल के अंदर वंश अपने सीने पर हाथ रखकर अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस लड़के ने उसके सीने में ऐसा क्या छोड़ दिया था। असल में वंश के शरीर में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को थोड़ा अस्थिर करके छोड़ दिया, जिसकी वजह से उस ऊर्जा ने वंश के हृदय को घर लिया और उसे असंतुलित करने लगी, जिस वजह से वंश को दिल में दर्द होने लगा। वंश ने उस असहनीय दर्द को सहते हुए अपना फोन निकाला और दांत पीसते हुए बोला, हेलो पुलिस स्टेशन, मैंने बाल्या भाई के कातिल को अभी अभी मेरे हॉस्पिटल में देखा है। वो आदमी मेरे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का पति है। आप लोग जल्द से जल्द यहाँ आओ। उसने आज फूड डिलीवरी बॉय के कपड़े पहने थे। अगर आप उसकी पत्नी को हिरासत में लेंगे तो वो खुद यहाँ दौड़ते हुए आएगा। उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें आपके हॉस्पिटल का एड्रेस बता दीजिए, हम तुरंत वहां पहुंच रहे हैं। इतना कहकर उस पुलिस ऑफिसर ने अपना फोन रख दिया। इधर शौर्य वापस शहर में होटल से खाना डिलीवर करने चला गया था। वो तो ये भूल भी गया था कि उसने आज किसी को चैलेंज दिया है। वंश भी तुरंत उठकर अपने हॉस्पिटल के आईसीयू में चला गया और अपने सीने की जांच करने लगा। उसने देखा कि उसके दिल के आसपास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसका दिल सही से काम कर रहा है। वह अब परेशान हो गया था। वो एक जाना माना हार्ट सर्जन था, लेकिन उसने अपना पूरा मेडिकल ज्ञान लगा दिया पर उसे कहीं भी कुछ भी पता नहीं चला। अब उसे डर लगने लगा था। ऊपर से उसने पुलिस को फोन करके अद्विका के पति की कंप्लेन कर दी थी। क्या पुलिस अद्विका के जरिए शौर्य तक पहुंच जाएगी? क्या वंश उसके इस हरकत के वजह से बच पाएगा? क्या शौर्य आज रात एमएलए का खात्मा कर देगा?